और स्वागत है आपका द जेनिथ क्लासेस में, जहां आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है, रटना छोड़ें, समझना शुरू करें। क्या बात है। मतलब आज हम रटने वाले तरीके को पीछे छोड़ने वाले हैं। एकदम। दरअसल विज्ञान के नजरिए से देखें तो जो चीजें हमें बेहद ठोस और स्थिर लगती हैं वे 99.99% तक पूरी तरह से खाली हैं। बाप रे, इतना खाली? हाँ, सारा खेल उस खालीपन के बीच मौजूद एक बेहद छोटे से ढांचे का है जिसे हम परमाणु या एटम कहते हैं। अब हम इस पहली स्लाइड के संदर्भ में देखते हैं। आज का विषय परमाणु संरचना है, जो शून्य से शिखर तक एसएससी, रेलवे और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि हर ठोस चीज असल में अंदर से खाली है। लेकिन इस परमाणु नाम के कण के बारे में इंसानों को सबसे पहले पता कैसे चला? चलिए इसके लिए हम अपनी दूसरी स्लाइड की घोषणा करते हैं, जो है परमाणु का इतिहास। जी, क्योंकि जहां तक इतिहास की किताबों का सवाल है वहां तो हमेशा यूनानी दार्शनिकों जैसे डेमोक्रिटस का नाम आता है। पर मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे भारतीय दर्शन में भी इसका जिक्र बहुत पहले हो चुका था। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो यूनानियों से भी बहुत पहले लगभग 860 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत के महर्षि कणाद ने एक बहुत बड़ा वैचारिक दावा किया था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब उस कण को आगे विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और उन्होंने ही इसे कण या परमाणु का नाम दिया था। सर, अगर हमारे महर्षि कणाद ने यह पहले ही बता दिया था तो किताबों में डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का नाम क्यों रटाया जाता है छात्रों को? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। बात दरअसल ये है कि महर्षि कणाद हो या डेमोक्रिटस, दोनों की ही बातें विशुद्ध रूप से दर्शन यानी फिलॉसफी थी। मतलब उन्होंने कोई लैब में प्रयोग नहीं किया था? बिल्कुल। यूनानी दार्शनिकों ने इसे एटम नाम दिया था। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ ही है अविभाज्य कण या नॉन डिविजिबल। ओह, तो एटम का मतलब ही है जिसे काटा ना जा सके। सही पकड़ा। लेकिन विज्ञान में सिर्फ सोच लेना काफी नहीं होता, उसे साबित करना पड़ता है, और इसे वैज्ञानिक आधार पर साबित करने का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है। मतलब डाल्टन ने दर्शन को एक तरह से विज्ञान में बदल दिया। एकदम सही। लेकिन डाल्टन के समय तक यही माना जाता था कि परमाणु ही दुनिया की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन आज तो हम जानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये अविभाज्य होने का भ्रम आखिर टूटा कैसे? इसके लिए अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 3, जहां हम परमाणु के अंदर झांकेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो, इसके अंदर 3 स्थायी कण होते हैं, और छात्रों के लिए इन स्थायी कणों को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, ईंट पर नाच। ओ, ईंट पर नाच, ये तो बड़ा फनी सा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, देखो, ई से इलेक्ट्रॉन और ट से जे थॉमसन। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की? हाँ, जो कि कैथोड किरणें थीं, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पर को देखो, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ओके, और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना? बिल्कुल। और आखिरी शब्द है नाच, ना से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चार्डविक। ये न्यूट्रल होता है और सबसे भारी कण है। वाओ, ये ट्रिक तो सच में बहुत काम की है। पर हम स्लाइड 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे एक डाउट है। जी, पूछिए। क्या परमाणु के अंदर बस ये 3 ही होते हैं या कुछ और भी एडवांस्ड कण हैं जो एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ सकता है? ये एक बहुत ही स्मार्ट सवाल है। स्लाइड 4 में हम उन्हीं अस्थायी या एडवांस्ड कणों की बात करेंगे जो असल में मेरिट लिस्ट तय करते हैं। अच्छा, मेरिट लिस्ट मेकर्स, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पॉजिट्रॉन, जिसे एंडरसन ने खोजा था। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल मतलब उसका बिल्कुल उल्टा रूप? हाँ। फिर है बोसॉन, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस.एन. बोस के नाम पर है। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ओ, गॉड पार्टिकल का नाम तो खबरों में बहुत सुना है। बिल्कुल। इसके अलावा आइंस्टीन द्वारा खोजा गया प्रकाश का कण फोटॉन है। फिर पाउली का न्यूट्रिनो और युकावा का मिसॉन भी हैं। बाप रे, इतने सारे कण परमाणु के अंदर। एक दिमाग हिलाने वाला फैक्ट और बताऊं? जी बिल्कुल, बताइए। हम जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं ना, वो भी सबसे छोटे नहीं हैं। वे क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद भी किसी और चीज से बने हैं? एकदम सही। एक प्रोटॉन मुख्य रूप से 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनता है, और न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से बना होता है।
ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला फैक्ट है। खैर, कणों के बारे में तो हमने गहराई से जान लिया, लेकिन ये सारे कण एक साथ टिके कैसे रहते हैं? यही समझने के लिए अब हम स्लाइड 5 की घोषणा करते हैं। यहाँ हम परमाणुओं के मॉडल्स की चर्चा करेंगे कि वो आखिर दिखता कैसा है। तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? सबसे पहला चर्चित प्रयास खुद जे थॉमसन का था। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसे हम आसान भाषा में तरबूज मॉडल कह सकते हैं। तरबूज मॉडल, मतलब खाने वाला तरबूज? हाँ, थॉमसन ने कहा कि परमाणु की कल्पना एक गोल तरबूज की तरह करें। उसका जो लाल खाने वाला भाग है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा। और उस लाल हिस्से में जो काले बीज धसे होते हैं वे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। वो क्या? अगर लाल हिस्सा पॉजिटिव है और बीज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को तुरंत आकर्षित करेंगे ना। वो तो एक ही पल में नष्ट हो जाना चाहिए। ये स्थिर कैसे रह सकता है? बेहतरीन, आपने बिल्कुल वही बिंदु पकड़ा जिसने इस तरबूज मॉडल को पूरी तरह से फेल कर दिया। थॉमसन का ये मॉडल परमाणु की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। तो फिर असली ढांचा कैसे पता चला? इसके बाद हुआ विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें उन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड ने सोने की एक बेहद पतली पन्नी ली और उस पर तेज गति वाले धनात्मक अल्फा कणों की बौछार कर दी। सोने की पन्नी ही क्यों? क्योंकि सोने को पीट पीट कर बहुत ही पतला किया जा सकता है। अच्छा, तो नतीजों ने सबको चौंका दिया होगा। बिल्कुल, ज्यादातर किरणें सीधी निकल गईं। इसका मतलब था कि परमाणु अंदर से बिल्कुल खोखला है। ओके, मतलब पूरा खाली पड़ा है। हाँ, कुछ किरणें मुड़ गईं, यानी बीच में कोई पॉजिटिव चीज बैठी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 12,000 में से एक किरण ऐसी थी जो वापस लौट आई। वापस लौट आई मतलब एकदम उल्टी दिशा में? बिल्कुल 180 डिग्री पर। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये ऐसा था जैसे आप तोप का गोला एक पतले से टिश्यू पेपर पर मारे और वो लौटकर आपको ही लग जाए। बाप रे, तो उस एक लौटती किरण से क्या साबित हुआ? उससे साबित हुआ कि सारा भारीपन और पॉजिटिव चार्ज केंद्र में एक बेहद छोटी सी जगह पर है और यहीं से नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज हुई। सीधा नाभिक में गिर जाएगा। आपकी तर्क शक्ति कमाल की है। ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हम नील्स बोर के मॉडल और स्थिरता के राज पर आते हैं, जो हमारी स्लाइड 6 है। तो नील्स बोर ने इस गिरते हुए इलेक्ट्रॉन को कैसे बचाया? बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मनमर्जी रास्ते पर नहीं घूमते, वे कुछ फिक्स कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। अच्छा, फिक्स कक्षाओं में, मतलब उनका रास्ता तय होता है? हाँ, जैसे KLMN कक्षाएं। इसके लिए उन्होंने बोर-बरी का नियम दिया, जो है 2n²। 2n²। इसमें n क्या है? n उस कक्षा का नंबर है। साथ ही उन्होंने ऑक्टेट रूल भी स्पष्ट किया कि सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ओके, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते ही वो स्टेबल हो जाता है। एकदम। अब हम स्लाइड 7 की घोषणा करते हैं, जहां हम आकार का महाअंतर समझेंगे। आकार का अंतर मतलब पूरे परमाणु और उस छोटे से नाभिक के बीच? हाँ, इसे विजुअलाइज करने के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण लेते हैं। क्रिकेट स्टेडियम? सोचिए, अगर पूरा क्रिकेट स्टेडियम एक परमाणु है जो लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है, तो उस स्टेडियम के बिल्कुल बीच पिच पर रखी एक छोटी सी गेंद उसका नाभिक है। क्या बात कर रहे हैं! एक पूरा स्टेडियम खाली और सारी अहमियत उस एक छोटी सी गेंद की। बिल्कुल। नाभिक सिर्फ 10⁻15 मीटर का होता है, यानी परमाणु अपने नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा होता है। ये स्टेडियम वाला उदाहरण तो सच में दिमाग में छप गया। तो छात्रों, अब तक हमने परमाणु के इतिहास से लेकर कणों को समझा और थॉमसन, रदरफोर्ड व बोर के मॉडल्स को जाना। बहुत बढ़िया मिनी रिकैप किया आपने। और द जेनिथ क्लासेस का भी यही मानना है कि जब हम सही कॉन्सेप्ट को इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सर। तो अब हम स्लाइड 8 पर आते हैं। रसायन विज्ञान में हर तत्व की एक अपनी पहचान होती है। तो ये बताइए कि किसी परमाणु की असली पहचान क्या है? Z और A में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास बैंक में 2 तरह के पैसे होते हैं। बैंक्स के पैसे और परमाणु। चलिए बताइए। एक होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट यानी FD, जो लॉकर में सुरक्षित है,
और दूसरा होता है कैश, जो आता जाता रहता है। अच्छा, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन बैठे हैं वो एफडी की तरह है, वो कभी नहीं बदलते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में है वे कैश की तरह हैं। ओह, मतलब इलेक्ट्रॉन तो लेन देन में आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, इसलिए तत्व की असली पहचान प्रोटॉन की संख्या से होती है, जिसे हम परमाणु संख्या या Z कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या यानी A प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होती है। जी बैंक वाला उदाहरण बहुत ही तार्किक था। और जो इलेक्ट्रॉनों का ये लेन देन होता है, क्या यही संयोजकता यानी वैलेंसी है? एकदम सही। और इसके लिए एक ट्रिक है। अगर बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी वही रहेगी। और अगर 5, 6 या 7 हो तो हम 8 में से बाहरी इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। ये तो बहुत आसान है। और ये आयन क्या होते हैं? देखो, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वो धनायन या कैटायन बन जाता है। अच्छा, जो दानवीर होता है वो हमेशा पॉजिटिव फील करता है ना? ये धातुएं होती हैं। हाँ, और जो उधारी लेता है वो ऋणायन या एनायन बन जाता है। ये अधातुएं होती हैं। उधारी लेने पर तो सच में इंसान पे नेगेटिव भार आ जाता है। मतलब अधातुएं हमेशा टेंशन में रहती हैं। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। अब हम स्लाइड 9 पर आते हैं, परमाणविक अवस्थाएं या एटॉमिसिटी। तो ये मोनो, डाई और ट्राई एटॉमिक क्या होता है? जो तत्व अकेले स्वतंत्र रह सकते हैं वे मोनो एटॉमिक हैं। जो 2 जुड़ते हैं वो डाई एटॉमिक, और जब 3 जुड़ते हैं तो ट्राई एटॉमिक। ओजोन गैस के बारे में रेलवे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, वो क्या है? ओजोन यानी O3 एक त्रिपरमाणविक गैस है, और मैं जोर देकर बताना चाहूंगा कि ये रेलवे का सबसे पसंदीदा सवाल है। छात्रों को तो इसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 10 और 11 की घोषणा करते हैं। अब एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्षों के सवालों यानी PYQ से खुद को परखने का समय है। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो चलिए रैपिड फायर क्विज शुरू करते हैं। पहला सवाल, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग से की? इसका जवाब है कैथोड किरणें। सही जवाब। दूसरा सवाल, नाभिक की खोज किसने की? ये तो वो गोल्ड फॉयल वाला प्रयोग था, रदरफोर्ड ने की। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, M कक्षा यानी n=3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर हम 2n² का फॉर्मूला लगाएं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। 18 जवाब है इसका। एकदम सटीक। चौथा सवाल, ओजोन गैस की अवस्था क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, त्रिपरमाणविक। हाँ, और आखिरी सवाल, तत्व की पहचान का वास्तविक आधार क्या है? वो बैंक की FD वाला उदाहरण, मतलब प्रोटॉन की संख्या Z। बहुत ही शानदार। आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए। आज के इस चर्चा में तो मजा ही आ गया। तो अब हम अपनी आखिरी स्लाइड 12 की ओर बढ़ते हैं, जो है क्विक रिवीजन और टीचर का गुरु मंत्र। ओह, हमने डाल्टन से बोर तक का सफर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सारे फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लिए। बिल्कुल। और छात्रों के लिए मेरा खास गुरु मंत्र ये है, 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक उंगलियों पर याद कर लें। परीक्षा में कोई सवाल गलत नहीं होगा। सच में आज की इस चर्चा के बाद परमाणु संरचना को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यही द ज़ेनिथ क्लासेस का विजन है। याद रखिए छात्रों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनकी तैयारी में दम होता है। जाओ और एग्जाम में धुआं कर दो। ऑल द बेस्ट।